पर आप सभी का ग्रामोदय की ऑनलाइन जो क्लासेस संचालित हो रही है उनमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये जो हमारी एक छोटी सी कोशिश है उससे आप जरूर लाभदायक होंगे और आप सभी विद्यार्थी आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। आज हम बात करते हैं आदर्शवाद या उसका दूसरा जो अन्य नाम है वो है प्रत्ययवाद। यानी एक ऐसी विचारधारा जो राज्य का रूप स्वरूप कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, उस आदर्श को स्थापित करने के लिए जो है ये विचारधारा प्रयोग में आई है। तो इसकी उत्पत्ति हुई है आइडिया से। आइडिया यानी विचार से ये आदर्शवाद बना है। अब ये आइडिया विचार यानी सबसे पहले जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले जो है राजनीतिक शास्त्रियों के सामने, क्योंकि उसमें राजनीतिक शास्त्र तो थे नहीं, क्योंकि राजनीति नाम का कोई सब्जेक्ट भी नहीं था, अब ना कोई ऐसी व्यवस्था थी। तो उस समय हुआ क्या कि जो है अपने दार्शनिक, जिसे जो उस समय के दार्शनिक होते थे उन्हें राजनीतिक शास्त्र का ही दर्जा दिया जाता था। तो दार्शनिकों ने कहा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका मूल आधार क्या है, राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है, मूल आधार क्या है। अब प्रश्न उनके सामने आ गया कि राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार क्या होता है। अब मूल आधार कैसा होना चाहिए, यानी हमें जो व्यवस्था बनानी है, जो आदर्श बनाना है, हमें ऐसी एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करनी है जिसमें उच्च नैतिक आदर्श हो। तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इसमें भी दो प्रकार की दालें हमें मिलती हैं। यानी जो इस विश्व में दृश्य अर्थात जो दिखता उसे इन्होंने नाम दिया भौतिकवाद। और एक जो दूसरे प्रकार का विचार था उसमें इन्होंने बताया, जो दूसरे विचार के दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि जो दिखता है वो भी सत्य नहीं, सत्य वो चीज है जो परिवर्तनशील नहीं होता है, क्योंकि जो दिखता है वो कई बार परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि व्यवस्थाएं बदलती रहती है। तो जो मूल तत्व क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो अदृश्य है उसे कहा उन्होंने विचार। यानी विचार एक ऐसा तत्व है जो स्थायी रहता है। हर विचारधारा हर प्रकार की जो विश्व का विचारधारा बनी है उसके पीछे किसी न किसी विचार का हाथ रहा है, क्योंकि बिना विचार के कोई भी विचारधारा या कोई भी आइडियोलॉजी हमारे सामने नहीं है। तो जो आदर्शवाद है इसके दो प्रकार के जो दार्शनिक थे उसमें दार्शनिकों ने दो प्रकार की जो धारणाएं बताई गई। एक होता है विश्व में जो दृश्य है, जो दिखते हैं वो आपके भौतिक तत्व है, और दूसरे जो अदृश्य है वो वैचारिक तत्व है। तो एक तो भौतिकवादी हो गए, दूसरे वैचारिक हो गए। तो इन्होंने कहा कि आदर्शवाद क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी आदर्शवाद में चीज हमें अगर जानकारी करनी है तो राजनीति में नैतिकता या आध्यात्मिकता को प्रतिस्थापित करना। यानी जो राजनीतिक सत्ता है उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता का मतलब है कि भाई कुछ शब्द निकला है आदर्श वापस इसी नैतिकता से, और ये जो नैतिकता शब्द है ये नैतिकता निकला है हमारे धर्म से। यानी धर्म दुनिया के अंदर कोई भी हो वो नैतिक विचारों और नैतिक जो आचरण है उसको प्रतिफलित करने वाला होता है, क्योंकि जो नैतिक विचार होते हैं वो धर्म से जुड़े हुए होते हैं। और आपको पता होगा कि धर्मों में ईसाई प्रमुख धर्म था, और ये ईसाई धर्म राज्य की सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था। तो धर्म प्लस
राजनीतिक सत्ता, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, यानी धर्म और राजनीतिक सत्ता साथ साथ में चलते थे। ये चीजें हमें दार्शनिकों ने पहले बताई भी है और हमने पहले पढ़ा भी है। तो उसमें जो है ये जो धर्म है, ये धर्म से ही इस नैतिकता का विचार निकला, यानी नैतिकता का मतलब कुछ आचरण, ऐसा आचरण जो लोगों के सामने उदाहरण पेश करे और लोगों को ये बताए कि भैया जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। यानी इनका जो मूल विचार था यानी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस संदर्भ में, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ। यानी क्या होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, राजा को प्रजा का कल्याण करना चाहिए, राजा को कभी जो है प्रजा पर ज्यादा कर नहीं लगाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। हम क्या होना चाहिए, यानी दार्शनिकों ने ये चीज बताई क्या होना चाहिए। तो आदर्शवाद वही चीज है। आदर्शवाद के अंदर जो मूल विचार है वो है नैतिकता या आध्यात्मिकता को प्रतिस्थापित करना, किसमें, राजनीतिक व्यवस्था में। यानी राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से है जो धार्मिक सत्ताओं से निकली हुई जो चीजें हैं जैसे नैतिकता और आध्यात्मिकता है, इनको स्थापित करें और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार की जो एक राजनीतिक व्यवस्था होगी वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगी। इस संदर्भ में हम बात करते हैं तो इसका थोड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य हम देखते हैं। तो उसमें हमारे सामने दो विचार हैं, यूनान के दो विचार हैं, जिसमें नाम है आपका प्लेटो और दूसरा है अरिस्टो। इन दोनों ने क्या कहा, ये दोनों यूनान के जो है प्राचीन यूनान के समृद्ध जो इतिहास, उनका इतिहास का है, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सबसे अच्छे दार्शनिक कहे जाते हैं। प्लेटो ने कहा कि भाई जो ये आदर्शवाद है, तो उन्होंने तो एक आदर्श राज्य की कल्पना कर दी और आदर्श शास्त्र की कल्पना भी कर दी। इसने तीन तत्व बताए थे। पहला बताया था विवेक। अब ये विवेक ही विचार है, यानी विचारों से ही व्यक्ति विवेकशील बनता। विवेक का मतलब होता है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उचित फैसला कब लेना है, यानी उचित और अनुचित का ज्ञान अगर हो जाता है तो आदमी विवेकी कहलाता है। तो सबसे पहला तत्व बताया मनुष्य के अंदर विवेक, दूसरा तत्व बताया साहस और तीसरा तत्व बताया था वो है वासना। ये तीन प्रकार के तत्व हैं मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। विवेक पाया जाता है, साहस पाया जाता है, वासना पाई जाती है। और जो विवेक थे ये विचारों से निकले हैं, यानी विचारों का उद्वेलन होता है दिमाग के अंदर, तो एक आदमी विवेकशील बन जाता है। तो जो विचारों से निकले, जो विवेकशील था उसको तो इसने संज्ञा दे दी दार्शनिक राजा की, दार्शनिक राजा। और जो साहसी थे, जिसके अंदर विवेक कम हुआ करता था, साहसी होते उसके अंदर साहस, यानी उसके अंदर जो उद्वेग ज्यादा चलते थे, कोई भी व्यवस्था को बदलने के वो मादा रखते थे या उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए अपनी शक्ति इस्तेमाल करना चाहते थे। जो गुण पाया जाता है वो साहस को इस प्लेटो ने नाम दिया है सैनिक गुण। क्या नाम दिया, सैनिक गुण, यानी सैनिक वर्ग में मिलते हैं। फिर अब इन दोनों ही गुणों का अभाव पाया जाता तो एक वासना चीज पाई जाती है, यानी संपत्ति अर्जित करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने परिवार को बढ़ाना, ऐसे करके जो चीज पाई जाती है आम जनता के अंदर, उसको इसने शब्द इस्तेमाल किया है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग, ये दो चीजें इसने, तीन चीजें बताई, यानी जो विवेकशील होगा दार्शनिक होगा, यानी वो राजा होगा, और जो साहसी होगा उसे सैनिक कहेंगे, और जो वासना से युक्त होगा उसको उत्पादक वर्ग कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब इसने तीन तत्व बताए और तीनों ही आदमी के विचारों से संबंधित है। तो ये तो अब इन तीनों की मेल से एक आदर्श व्यवस्था बनती है। क्या बनती है, आदर्श व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था। और ये आदर्श शासक होगा उसका दार्शनिक। अब हम बात करते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु ने कहा कि जो राज्य होता है वो जो है लोगों के कल्याण के लिए होता है। तो कल्याणकारी राज्य की धारणा भी अरस्तु ने बताई और उसने संविधानों का वर्गीकरण भी किया, और वर्गीकरण संख्या के आधार पर भी किया और विवेक के आधार पर भी किया। तो उसमें अरस्तु ने बताया कि भाई जो राज्य का जो अस्तित्व है वो नैतिक जीवन की प्राप्ति है। किस जीवन की प्राप्ति है, नैतिक जीवन की प्राप्ति। नैतिक जीवन की प्राप्ति ये है राज्य का अस्तित्व का कारण, नैतिक जीवन की प्राप्ति। और इस प्लेटो ने कहा कि जो राज्य नामक सत्ता है इसका उत्पादन ना तो पेड़ पे होता है ना चट्टान पे होता है। ओक के पेड़ का इसका उदाहरण भी दिया था कि ना तो पेड़ पे होता है ना चट्टानों पे होता, जबकि कहाँ होता है, मानव के मस्तिष्क में, मानव के मस्तिष्क में जो है राज्य नामक सत्ता का विचार निकलता है। तो इन दोनों ने जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन्होंने ये अच्छे दार्शनिक कहे जाते हैं और आदर्शवादी भी कहे जाते हैं।
दुनिया के सामने कि शासक कैसा होना चाहिए, शासक अच्छा होना चाहिए, नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है नैतिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। अब हम बात करें तो इसके अन्य नाम, आदर्शवाद के अन्य नाम, अन्य नामों में अगर हम बात करते हैं तो इनको किन किन नामों से जुड़ा जो है संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले है इसको एक चीज कही जाती है कि ये है जो अभिभौतिक सिद्धांत, अभिभौतिक सिद्धांत। ये कहा था बॉबॉस ने, ये एक आदर्शवादी विचार है, इसने कहा था अभिभौतिक सिद्धांत। एक चीज बताई थी कि राज्य के दार्शनिक राजा का सिद्धांत, ये बात बताई थी वसांके और एआरआई जो अलग अलग प्रकार से इसके नाम दिए। तो इसको बता सकते हैं अभिभौतिक सिद्धांत का मैटर फिजिशियल जो थ्योरी ऑफ स्टेट, और ये राज्य का दार्शनिक आधार जो दार्शनिक सिद्धांत होता है वो भी इन्होंने जो वसांके के नाम के विचार थे उसने बताया। ये हो गया इसके अन्य नाम। इसका मतलब है अब हम इस चीज पे पहुंचे कि जो आदर्शवाद वो होता है वो एक विचारों का ऐसा समूह है, एक राजनीतिक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता प्रतिस्थापित हो और उसके अंदर जो आचरण हो राजा का, जो शासक का आचरण हो, जो जनता का आचरण हो, वो नैतिकता के आधार पर। ये बात हमारे यहाँ क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं विशेषताओं। विशेषता सबसे बड़ी, ये राज्य को साध्य मानते हैं, साध्य यानी राज्य होगा वो अपने आप में साध्य है, क्योंकि जो मनुष्य, जो मानव है, जो व्यक्ति है, जिसको हम नागरिक कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर रहने वाले वो नागरिक मिलकर एक शासक के अधीन होते हैं। तो उस शासक का और उस राज्य का जो अंतिम ध्येय होता है वही उन लोगों का अंतिम ध्येय होना चाहिए, यानी राज्य को अपने आप में साध्य माना गया है, यानी राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही सब कुछ है। दूसरी अगर इसकी विशेषता है तो राज्य व समाज एक दूसरे के पूरक, यानी राज्य यानी राजनीतिक व्यवस्था और समाज यानी उसके राज्य राजनीतिक व्यवस्था के अधीन जो काम करने वाली संस्थाएं होती है, जो समाज होते हैं, जो लोग होते हैं, लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी इन दोनों का आपस में संबंध पाया जाता है, वो अच्छा संबंध पाया जाता है आदर्शवाद के अनुसार। ये प्रत्ययवाद यही कहता है कि दोनों का अच्छा संबंध पाया जाता है और राज्य का कर्तव्य होता है समाज का भला करना, और समाज का कर्तव्य ये होता है कि राज्य की जो सत्ता है उसके जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को जो है अब सहज स्वीकार करें और उस राज्य की व्यवस्था के अंदर अपना जो है योगदान दें। तीसरी जो चीज है वो होती है, ये मानते हैं कानून विवेक की उपज होते हैं, विवेक की उपज होते हैं, यानी आदर्शवादी ये मानते हैं कि जो कानून होते हैं, जिस कानून के अनुसार जो आदर्शवादी जो राजनीतिक व्यवस्था चलती है उसके अंदर जो कानून बनते हैं, क्योंकि बिना कानून के कोई भी व्यवस्था चलती नहीं है। अगर कानून बनाने हैं तो कानून कैसे बनेंगे, तो व्यक्ति के विचारों से आएंगे, नहीं व्यक्ति के विवेक से जो है कानून बनता है। फिर चौथा है राज्य सर्वोच्च सत्तापति, यानी राज्य सर्वोच्च होता है इसमें, क्योंकि इसमें व्यक्ति का इंडिविजुअल कोई हित नहीं है, सामूहिक हित है, वो राज्य के अंदर जो है जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि राज्य के अंदर जो जुड़ा हुआ हित होगा वो हित सामूहिक हित होगा, सामूहिक हित के अंदर सभी व्यक्तियों का कल्याण साथ में एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जा सकता है। फिर अगली जब हम बात करते हैं पांचवी इसकी विशेषता, वो यह है कि ये व्यक्तिगत अधिकारों की अवहेलना करते हैं, अधिकारों की अवहेलना, यानी जो आदर्शवादी विचार के मानते हैं कि जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जो अधिकार होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने सामूहिक अधिकार, यानी सभी का मिलकर। हम बात करते हैं रूसो की एक आदर्शवादी विचार की है। इन्होंने कहा कि जो राज्य नामक सत्ता उसकी स्थापना का जो मुख्य कारण है वो है सामान्य इच्छा, और ये सामान्य इच्छा सभी नागरिकों की होती है, सभी नागरिकों की इच्छा का योग होती है,
इच्छा का योग, यानी इंडिविजुअल कोई इच्छा नहीं होती है, सभी लोगों के साथ में जो इच्छा होती है मिलकर वो एक सामान्य इच्छा होती है और सामान्य इच्छा के अनुसार ही शासन चलाया जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो है व्यक्तिगत अधिकारों की इसमें अवहेलना की गई, इसको सामूहिक अधिकारों को जो सामूहिक रूप से जो राज्यनामक सत्ता होती है और वो जो शासन संचालन करता है दार्शनिक राजा, वो एक अच्छा राजा होता है और वो अपने नागरिकों को कभी कष्ट नहीं देता, नागरिकों को कभी शोषण नहीं करता। और ये चीजें हैं वो अलग अलग उत्पादक वर्ग होगा, जो वासना से युक्त होगा, साहस से सैनिक वर्ग होगा, और जो दार्शनिक वर्ग होगा जो विवेकशील होगा वो दार्शनिक राजा होगा। तो तीनों का आपस में एक जो है समायोजन है और तीनों का आपस में एक अंतर संबंधित है। अब हम बात करते हैं, ये 5 इसकी विशेषताएं होगी। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना की, यानी कई जो विचारक हुए उन्होंने आलोचना भी की है। विशेषताएं होगी, अब इसकी जगह आलोचना करो। आलोचना, अब आलोचना इसको किस आधार पर, क्योंकि अभी जो प्रगतिशील जो विचारक है उन्होंने कहा कि जो आदर्शवाद है इसमें नैतिकता और ये आध्यात्मिकता का ज्यादा जो है हमने धर्म को स्थापित करने के लिए वापस शुरू कर दिया है कि धर्म की सत्ता ही स्थापित करनी है वापस, क्योंकि नैतिकता वही होती है और आध्यात्मिकता भी वही होती है। तो इन्होंने कहा ये जो राजीनामा, क्योंकि इसमें तो सबसे पहले इन्होंने बताई आलोचना की कि जो व्यक्ति के अधिकारों की बलि, यानी जो राजीनामा संस्था उसको सर्वोच्च मान के जो व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनकी बलि दे दी गई। किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में। दूसरी जो आलोचना की जाती है वो राज्य सर्वोच्च होता है जो नागरिक जीवन के लिए हानिकारक, यानी एक नागरिक जीवन का अपन की अगर कल्पना करते हैं तो उसमें अधिकारों का होना जरूरी होगा। ये व्यक्तिगत अधिकारों में विश्वास नहीं करते हैं तो एक राज्य सर्वोच्च होता है, इसलिए नागरिक जीवन के जो अधिकार होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। तीसरी चीज है कि इन्होंने शक्ति, यानी जो संप्रभुता होती है राज्य की शक्ति संप्रभुता, इसको सामान्य इच्छा के रूप में माना है, सामान्य इच्छा के रूप में। अब सामान्य इच्छा के रूप में अगर संप्रभुता को माने, क्योंकि सभी लोग हैं, आदर्शवादी ये मानते हैं इस व्यवस्था के अंदर जो सभी लोग रहते हैं उनकी सबकी सामान्य इच्छा है वही संप्रभुता है, क्योंकि वही दार्शनिक राजा के लिए एक शक्ति का जो पुंज होती है। तो संप्रभुता का मतलब है कि वो लोगों के अंदर जो लोग हैं उनकी सामान्य इच्छा के अंदर, अब कोई अगर व्यक्ति विरोध करना चाहे तो विरोध नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो है संप्रभुता है वो सामान्य इच्छा पर आधारित होती है। अगली अगर हम बात करें तो इसमें नवीन राजनीतिक विचारों की कमी, यानी जो नवीन राजनीतिक विचार है, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय चला उदारवाद, भूमंडलीकरण, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो वर्तमान में चल रही है वो आदर्शवाद के अनुसार नहीं चलती है, क्योंकि वो शक्ति को लेकर चलती है और जो है नवीन राजनीतिक विचारों की जो कमी है इसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि जो नवीन राजनीतिक विचार है वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में ये बहुत जरूरी होते हैं। पांचवी अगर इसकी आलोचना करें तो हम बता सकते हैं कि भी जो नैतिकता है, जो आध्यात्मिकता है, ये धर्म से जुड़ी हुई, तो धार्मिक व नैतिक सत्ता शक्तिशाली नहीं होती है, क्योंकि जो नैतिक सत्ता होगी, जो धार्मिक सत्ता होगी, धर्म के अनुसार काम करेगी, नैतिकता के अनुसार आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा आचरण करेगी, तो जो राज्य के पड़ोसी राज्य हैं वो उसको हड़प लेंगे, तो उसके अंदर जो शक्ति तत्व होता है उसकी कमी पाई जाती है और धार्मिक नैतिकता और सत्ता जो है वो शक्तिशाली नहीं होती है। क्योंकि हम पहले भी इसके उदाहरण देख चुके, जो हम जो विश्व प्रदेश में राजनीतिक अध्ययन करते हैं उसमें हमें पता है कि ये जो चीजें हैं वो क्योंकि शक्ति होती है महत्वपूर्ण तत्व होती है राजनीतिक सत्ता का। छठी अगर है तो कोरी कल्पनाओं का पुंज, यानी जो आदर्शवाद होता है वो कोरी एक कल्पना है इस हिसाब से कैसा होना चाहिए। वास्तव में ऐसी व्यवस्थाएं आज तक कहीं हुई नहीं, वास्तव में ऐसी चीजें आज तक दुनिया में देखी नहीं गई है, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं है वो एक कल्पना पर, क्योंकि इसका जो विचार भी है वो एक आइडिया से ही निकला। तो ये
कल्पना से ये आदर्शवाद निकला है और इस आदर्शवाद के अंदर धार्मिक सत्ता को वापस नए रूप में नैतिकता और आध्यात्मिकता को प्रतिस्थापित करने के लिए सामने रखा गया है। तो उसके अंदर कल्पनाओं का ज्यादा योग है, क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है क्या होना चाहिए, ये क्या है, इस पर कोई भी प्रकार की जो है बात नहीं करते। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं और इसके जो आलोचना आपके सामने है, हमने इसके अच्छी तरह से आपको जो है आपके सामने रखा है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और आज के लिए बस इतना ही।